हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और मुकेश जैसे दिग्गज अपनी आवाज से जादू बिखेर रहे थे। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली। वह सुरीला दौर था जब हर गाना इतिहास रचता था। उस दौर में गाने लोगों की दिलो दिमाग पर राज करते थे और गानों की बदौलत फिल्में हिट हुआ करती थी। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। लेकिन उस दौर में दो गानों के लिए एक ऐसे गायक को चुना गया जिसने पहले कोई फिल्मी गीत नहीं गाया था। लेकिन उस गायक को उन दो गानों के लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम जैसे लोकप्रिय गायकों की तुलना में 100 गुना ज्यादा फीस दी गई। आखिर क्यों? कौन थे वो गायक? क्या था उसकी आवाज का वो जादू जिसने फिल्मी दुनिया को झकझोर दिया? क्यों उस गायक ने इन दो गानों से पहले और बाद में कोई और गीत नहीं गाया? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको चौंका देगी। तो चलिए डूबते हैं इस शानदार किस्से में। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सिनेमा और संगीत जगत की अनसुनी कहानियां। दोस्तों, जब हम हिंदी सिनेमा और संगीत की बात करते हैं तो 60 और 70 के दशक का जिक्र जरूर आता है। उस दौर को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित गायकों, गीतकारों और संगीतकारों ने भारतीय संगीत और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी। ना टूटे लड़ी जिंदगी की, ना टूटे। उस दौर में बनने वाले गाने आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इन यादगार गानों को गाने वाले कुछ महान गायकों के नाम भी जरूर लिए जाते हैं, जिनमें मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर प्रमुख हैं। तो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गए। उस दौर के 99% गाने इन्हीं दिग्गज गायकों की आवाज में थे, जिन्होंने अपनी गायकी से सिनेमा और संगीत को अमर कर दिया। लेकिन 1960 में जब एक मशहूर फिल्म के दो गानों को गाने की बात आई, तो इन सभी गायकों को दरकिनार कर किसी अन्य गायक से संपर्क किया गया। उस गायक ने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की तुलना में 100 गुना अधिक फीस लेकर ये गाने गाए। दोस्तों, उस दौर में रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल-ए आज़म को किसने नहीं देखा और कौन ऐसा है जो उस फिल्म के जादू में खो नहीं गया? किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म को निर्देशक करीमुद्दीन आसिफ का सपनों का प्रोजेक्ट माना जाता है। उन्होंने इस ऐतिहासिक फिल्म को बनाने में अपना दिल और आत्मा झोंक दी थी। अपनी भव्यता और रोमांस की दृष्टि को पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। इस फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज दी। फिल्म के संगीतकार नौशाद को इसके लिए 20 गाने तैयार करने थे, जिनमें तानसेन पर आधारित 2 शास्त्रीय गाने भी शामिल थे। इन 2 गानों के लिए निर्देशक आसिफ और नौशाद चाहते थे कि उन्हें ऐसा गायक मिले जिसकी आवाज सुनहरी हो और जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ रखता हो। जब इन गानों के लिए गायक की तलाश चल रही थी, तो फिल्म के डायरेक्टर आसिफ ने नौशाद से पूछा, नौशाद साहब, फिल्म में तानसेन का गाना किससे गवाना चाहिए? नौशाद ने जवाब दिया, जो इस दौर का तानसेन है, अगर वही गाए तो बेहतर होगा। आप फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस जमाने का जो इस पर डायरेक्टर आसिफ ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया, चुटकी बजाई और बोले, कौन है वह गायक? नौशाद ने कहा, उनका नाम है बड़े गुलाम अली खान, लेकिन वह फिल्मों में नहीं गाते। दरअसल उस्ताद बड़े गुलाम अली खान
फिल्मी संगीत को अपनी गायकी के स्तर से नीचा मानते थे और इसीलिए फिल्मों में गाने से परहेज करते थे। आसिफ साहब ने कहा, अरे नौशाद साहब, आप वक्त तो लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूं आपके साथ। संगीतकार नौशाद का बड़े गुलाम अली खान से पहले से परिचय था। उन्होंने उस्ताद से मिलने का समय लिया और आसिफ साहब को उनके घर ले गए। नौशाद को देखते ही उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा, कैसे हो बेटा, कैसे आना हुआ? नौशाद ने जवाब दिया, हुजूर, एक फिल्म बन रही है मुगले आजम, और यह ऐसी फिल्म है जो दोबारा नहीं बनेगी। हम चाहते हैं कि इस फिल्म में तानसेन के लिए आपकी आवाज का इस्तेमाल हो। इस पर उस्ताद बोले, अरे मैं तो फिल्मों में गाता ही नहीं। हाँ, अगर कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो तो ले चलिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊंगा। पास बैठे करीमुद्दीन आसिफ ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया, चुटकी बजाई और बोले, खान साहब, गाना तो आप ही गाएंगे। यह सुनते ही उस्ताद खान ने झुंझलाते हुए पहले नौशाद को देखा, फिर के आसिफ की ओर ताका। नौशाद को एक ओर ले जाकर उन्होंने पूछा, कौन है ये साहब, ये किसे ले आए आप साथ में? नौशाद ने कहा, साहब, ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है करीमुद्दीन आसिफ। बड़े गुलाम अली खान ने सुना और बोले, भाई कोई भी हो, जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं गाता, फिर भी ये बोल रहे हैं कि आप ही गाएंगे, कैसी अजीब बात है। मैंने कहा, साहब, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके, अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कहा। इसके बाद जब वे दोनों वहां वापस आए तो आसिफ साहब ने फिर सिगरेट का एक लंबा कश लिया, चुटकी बजाई और बोले, खान साहब, गाना आप ही गाएंगे, जो कीमत आप बोलेंगे उस पर मैं दूसरा शब्द नहीं बोलूंगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। उस्ताद खान ने इधर उधर देखा और नौशाद साहब से कहा, जरा बाहर आओ बालकनी में। नौशाद, यह आदमी कैसी बातें कर रहा है, क्या मैं कुछ ऐसी वैसी बात बोल दूं कि यह यहां से भाग जाए? नौशाद ने कहा, हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। बड़े गुलाम अली खान बोले, आपका नुकसान क्यों हो जाएगा? नौशाद ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं उससे महरूम रह जाऊंगा। मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊंगा, आप क्या कहेंगे? खान साहब बोले, तो ठीक है, मैं उससे गाने की इतनी कीमत मांगूंगा कि वह खुद ही यहां से भाग जाएगा। नौशाद ने कहा, हुजूर, कीमत मांगने का हक आपको हासिल है, आप जितनी फीस बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। कमरे में लौटकर बड़े गुलाम अली खान ने आसिफ साहब से कहा, ठीक है साहब, मैं गाना गाऊंगा, मगर एक गाने के 25,000 लूंगा, यानी 2 गानों के लिए कुल 50,000। यह रकम उस समय बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस दौर के इंडस्ट्री के टॉप गायक जैसे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश को प्रति गाना 400 रुपए या 500 रुपए मिलते थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने लगभग 100 गुना अधिक फीस मांगी, जो उस समय अविश्वसनीय थी। दरअसल उस्ताद पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी रकम सुनकर फिल्म का निर्देशक घबरा जाएगा और उन्हें छोड़ देगा। जब आसिफ साहब ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने फिर सिगरेट का एक लंबा कश लिया, चुटकी बजाई और बोले, बस खान साहब, इतनी सी बात, आप तो अनमोल हैं, बेशकीमती हैं, तो चलिए, बात पक्की। खान साहब, जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, हो गई बात। फिर उन्होंने जेब से 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और बड़े गुलाम अली खान को थमाते हुए कहा, ये आप एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खान हैरान रह गए और नौशाद से बोले, बड़ा कद्रदान लगता है। इसके बाद उस्ताद खान गाने को राजी हो गए। संगीतकार नौशाद ने उनके साथ रिहर्सल करवाई। फिल्म मुगल आजम में अनारकली और सलीम का एक प्रेम दृश्य है, जिसमें कोई संवाद नहीं है। इस दृश्य को सिर्फ बड़े गुलाम अली खान के गाए गाने से उभारा गया। सुनिए उस गाने की झलक। जब यह गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब डायरेक्टर आसिफ ने नौशाद से चुपके से कहा, जरा खान साहब से कहिए कि तान जरा हल्की रखें, क्योंकि यह प्रेम दृश्य है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है और अनारकली के चेहरे पर घूंघट है, वहां बड़ी मुलायम आवाज में गाना चाहिए। नौशाद ने जब यह बात बड़े गुलाम अली खान को बताई तो उन्होंने कहा, मुझे पिक्चर दिखाइए पहले, तब गाऊंगा। उस वक्त गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी, चूंकि फिल्म की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। रातों रात एडिटिंग करवाकर पिक्चर मंगवाई गई और उस दृश्य का लूप बनाकर उनके सामने दिखाया गया। जब उस्ताद खान ने फिल्म देखी तो बोले, फिल्म चलती रहेगी तो मैं गाऊंगा। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान फिल्म को चलाया गया और उसे देखते हुए बड़े गुलाम अली खान ने गाना गाया। इसीलिए उस गाने में जहां क्लोज अप शॉट्स हैं वहां आवाज की खनक कुछ अलग है और जहां लॉन्ग शॉट्स हैं वहां कुछ और। फिल्म मुगल आजम के गाने प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो राज दुलारा को बड़े गुलाम अली खान ने अपनी आवाज में गाया।
फिल्मों के लिए उन्होंने सिर्फ यही 2 गाने गाए हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उनकी आवाज उनके चाहने वाले आज भी सुनना पसंद करते हैं। वहीं फिल्म मुगल आजम के ये गाने हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन गानों में शुमार किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी सिनेमा के ऐसे अनसुने किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक संगीत की इस दुनिया में खोए रहिए। नमस्कार।